अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वेब 3.0। इस वीडियो में हम लकी ड्रॉ का प्रोजेक्ट बनाएंगे और लकी ड्रॉ का बेसिक कॉन्सेप्ट और लॉजिक आपको पता ही है कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होती हैं जो पार्टिसिपेट करती हैं, फिर रैंडमली किसी एक का नाम आता है और फिर उसको प्राइज़ मिल जाता है। लेकिन इसमें हम पार्टिसिपेंट्स के नाम को कंसीडर नहीं करेंगे बल्कि उनका एड्रेस यूज़ करेंगे और रैंडमली किसी एक एड्रेस को चूज़ करके उसको ही सारा प्राइज़ मिल जाएगा। तो हम देख लेते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं लकी ड्रॉ की। इसमें सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि कोई भी लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट कर सकता है, एनीवन कैन बी पार्टिसिपेट इन लकी ड्रॉ। और दूसरी रिक्वायरमेंट हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ये होगी कि एटलीस्ट 3 पार्टिसिपेंट्स होनी चाहिए, तभी ये लकी ड्रॉ एलिजिबल होगा लकी ड्रॉ के लिए, वरना तो ये लकी ड्रॉ होगा ही नहीं। तो एटलीस्ट रिक्वायरमेंट इसकी यही होगी कि 3 पार्टिसिपेंट होने चाहिए। और इसमें हम एक एड्रेस को ओनर बना देंगे। जिस तरह के एक मैनेजर एक वर्क करता है कि सारी जिम्मेदारी उसकी होती है सारा कुछ हैंडल करना, इसी तरह हम अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में एक ओनर बना लेंगे जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय भी करेगा और वही एड्रेस होगा जो सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस रन करेगा। और हमने अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कोड इस तरह से बनाना है कि रेंडमली विनर सिलेक्ट हो जाए और उसमें कोई भी चीटिंग ना हो, और जैसे ही फंक्शन रन हो वैसे ही सारा का सारा बैलेंस जो हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद है वो ऑनर के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए। तो ये एक बहुत फेयर लकी ड्रॉ होगा, इसमें कोई चीटिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है। इसके अलावा अगर कोई मेरे से रिक्वायरमेंट मिस हो गई होगी तो वो हम कोड करते हुए लिख लेंगे। तो हम अपने रिमिक्स पर चलते हैं और कोड करते हैं। रिमिक्स में हमने सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट में जाकर एक नई फाइल बना लेनी है और इसका नाम हम लकी ड्रॉ ही रख लेते हैं। इसकी एक्सटेंशन SOL होगी क्योंकि सॉलिडिटी की फ़ाइल है। इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे। उसके बाद जनरल स्ट्रक्चर में आपको पता है कि सबसे पहले प्रैग्मा, सॉलिडिटी और कंपाइलर वर्जन हमें बताना होता है। तो अब मैं जो कंपाइलर वर्जन यूज़ कर रही हूँ इसको मैंने लिखने का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। इस तरह भी आप अपने कंपाइलर वर्जन को लिख सकते हैं। इससे पहले मैंने जितनी दफ़ा भी कंपाइलर वर्जन लिखा है वो सिंपली कैरेट लगा कर लिखा है, लेकिन इसमें ये ग्रेटर देन लेसर देन लगा कर भी आप लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि 0.5.0 से लेकर 0.9.0 तक का कंपाइलर वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट का कीवर्ड लगाएंगे और कॉन्ट्रैक्ट का नाम हम लकी ड्रॉ ही रख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें एक वेरिएबल बनाना है जिसकी डेटा टाइप एड्रेस है और उसे हमने पब्लिक कर देना है। वेरिएबल हम ओनर के लिए बना रहे हैं और इसे हमने पब्लिक इसलिए किया है ताकि कोई भी ये देख सके कि हमारा ओनर कौन है, यानी कि अगर पार्टिसिपेंट्स भी इस देखना चाहें कि ओनर कौन है तो वो ये देख लेंगे क्योंकि हमने पब्लिक किया है और उन्हें इसके अगेंस्ट एड्रेस शो हो जाएगा ओनर का। दूसरा वेरिएबल भी हमने एड्रेस डेटा टाइप का बनाना है और उसे हमने पेएबल कर देना है। पेएबल का आपको पता है कि जब भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सम अमाउंट ऑफ ईथर को रिसीव करता है तो उसके लिए हमें पेएबल करना पड़ता है और उसको हम पब्लिक कर देंगे। और ये दूसरा वेरिएबल हमने बनाया है पार्टिसिपेंट्स के लिए, तो उसका नाम हम पार्टिसिपेंट ही रख लेते हैं। ये हमें एरर दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर एरे डाटा टाइप यूज़ करनी है। पार्टिसिपेंट ज़्यादा हैं, जब हम एक से ज़्यादा डाटा सेव करवाते हैं तो हमें एरे की ज़रूरत होती है। उसके बाद हम अपना कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। कंस्ट्रक्टर कीवर्ड लगाया। कंस्ट्रक्टर का कीवर्ड लगाने के बाद आपको पता है कंस्ट्रक्टर का फंक्शन क्या होता है कि सिर्फ एक ही बार रन होता है एट द टाइम ऑफ डिप्लॉयमेंट, और आप इसमें जो भी कुछ लिख देंगे तो वो आपका एक दफ़ा सेट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि मैं इसमें ये लिख देती हूँ कि ऑनर इज इक्वल टू msg.sender। msg.sender ग्लोबल वेरिएबल होता है और जो भी इस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर रहा है वो msg.sender होगा। तो जो भी एड्रेस इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करेगा वो ओनर बन जाएगा। ये फंक्शन होता है कंस्ट्रक्टर। उसके बाद हम एक और फंक्शन बना लेते हैं रिसीव का। रिसीव का फंक्शन सॉलिडिटी में इसी तरह बिल्ड इन होता है जिस तरह के कंस्ट्रक्टर है या पब्लिक या पेएबल के कीवर्ड है, इसी तरह ये सॉलिडिटी में पहले से बिल्ड इन होता है। और इसका मतलब ये है कि जब भी आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ईथर सेंड करने होते हैं, यानी कि जब भी आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ईथर रिसीव कर रहा होता है तो उसके लिए हम ये फंक्शन यूज़ करते हैं और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ ये एक ही दफ़ा यूज़ कर सकते हैं और इसे एक्सटर्नल विजिबिलिटी के साथ ही यूज़ करना होता है। उसके बाद से पेएबल कर देंगे। पेएबल का मैंने बताया है कि ये ईथर रिसीव कर रहा है इसलिए हमने इसे पेएबल किया है। जहाँ जहाँ आपका फंक्शन क्रिप्टो करेंसी या फिर इथीरियम रिसीव कर रहा होता है, जब भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को इथीरियम आपने डिपॉजिट करवाने हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में या
कुछ भी क्रिप्टो करेंसी आपको डिपॉजिट करवानी है तो आपको उसके लिए पेबल का कीवर्ड लगाना होगा। ये हम कई दफ़ा पहले भी यूज़ कर चुके हैं और इसमें भी हम करेंगे। तो आपको इन सब छोटी छोटी चीज़ों का पता होना चाहिए, सब चीज़ें याद होनी चाहिए। और इसमें एक रिक्वायर की कंडीशन लगा लेंगे। रिक्वायर की कंडीशन ये बेसिकली वैलिडेशंस होती हैं। जब आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में वैलिडेशन ऐड कर देते हैं, मतलब ये कि अगर आपने रिक्वायर में कंडीशन लगा दी है, मतलब ये कंडीशन अगर पूरी होगी तो फंक्शन रन होगा, नहीं तो ये नहीं होगा। तो इसमें मैं कंडीशन ये लगा रही हूँ कि msg डॉट वैल्यू इक्वल टू 1 ईथर। इसका मतलब ये है इस लाइन का कि जितने भी पार्टिसिपेंट आए और वो हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में इथीरियम डिपॉजिट करवा रही हैं तो उनके पास एटलीस्ट 1 ईथर तो होना ही चाहिए। 1 ईथर वो डिपॉजिट करवा सकते हैं, इससे कम अगर वो करवाने की कोशिश करेंगे तो डिपॉजिट नहीं होगा। और साथ ही उन्हें एक मैसेज रिसीव हो जाए, इनसफिशिएंट बैलेंस। यहाँ आप कुछ भी मैसेज लिख सकते हैं कि यू हैव लेस देन 1 ईथर, या कुछ भी आप यहाँ पर मैसेज लिख सकते हैं। अगर कोई पार्टिसिपेंट 1 ईथर से लेस डिपॉजिट करवाने की कोशिश करेगा तो उसे ये मैसेज चला जाएगा। उसके बाद हमने एक और काम करना है कि हमने जो अपनी पार्टिसिपेंट की एरे बनाई थी, हमने इसको कॉल कर लिया है डॉट पुश। इसमें हम पुश करवा रहे हैं। पुश का कीवर्ड आपको पता है कि क्यों यूज़ होता है, कि जब भी हमने अपनी एरे में कुछ स्टोर करवाना होता है या अपनी एरे की तरफ कुछ पुश करना होता है एरे के अंदर, तो हम उसके लिए पुश का कीवर्ड यूज़ करते हैं। तो इस वक्त मैंने सबसे पहले अपनी एरे को कॉल किया जो कि पार्टिसिपेंट है और उस डॉट पुश का कीवर्ड लगाया और उसके बाद इसे पेबल कर दिया। पेबल का भी मैंने मतलब बताया था। और msg डॉट सेंडर, तो जितना भी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से इथर आएगा वो सब का सब एरे में चला जाए। उसके बाद हम एक और फंक्शन बना लेते हैं गेट बैलेंस का। गेट बैलेंस का फंक्शन करेगा क्या, ये करेगा कि हम इससे अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस देख सकेंगे कि हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में टोटल कितना बैलेंस पड़ा है। तो इसे हम पब्लिक कर देते हैं। व्यू का भी मैंने आपको पहले बताया था कि इसका मतलब होता है इंटरेक्शन करना होता है, ये कोई वेरिएबल या फंक्शन को रीड कर रहा होता है, तो इसके लिए हम व्यू लगाते हैं। लेकिन अगर आपको इसका डिटेल में जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जो मेरी वीडियो है सॉलिडिटी लेक्चर की, आप वो देख सकते हैं। उसमें डिटेल में ये सब चीज़ें मैंने बताई हुई हैं और ये छोटी छोटी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। अब ये रिटर्न्स करवा रहा है यूनिट, क्योंकि बैलेंस हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है, इसलिए यूनिट हम यहाँ लिखेंगे। और इसमें हमने एक सबसे पहले रिक्वायर की कंडीशन एक लगानी है और रिक्वायर की कंडीशन में हमने ये बताना है कि सिर्फ हमारा ओनर ही इस फंक्शन को रन कर सकेगा, यानी कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जितना भी बैलेंस पड़ा है उसे अगर देखना है तो सिर्फ कौन देख सकेगा, सिर्फ ओनर। यानी कि गेट बैलेंस का फंक्शन सिर्फ ओनर ही कॉल कर सके, इसलिए हम इसमें एक रिक्वायर की कंडीशन लगा देते हैं कि msg डॉट सेंडर इज इक्वल टू ओनर। अगर कोई और इस फंक्शन को रन करने की कोशिश करे तो उसके पास मैसेज क्या चला जाए कि यू आर नॉट द ओनर। एक हमने इसमें रिक्वायर की कंडीशन लगा ली और यहाँ हमने रिटर्न यूनिट करवाया है, तो हमने यहाँ भी कुछ ना कुछ रिटर्न करवाना ही होगा। जब हमने टोटल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस देखना होता है तो उसके लिए एक कमांड है जो हमने पहले भी कई दफ़ा यूज़ किया। मैं बता देती हूँ कि ये एक छोटी सी लाइन है, आपने एड्रेस दिस डॉट बैलेंस लिखना है और ये आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का टोटल बैलेंस दिखा देगी। इसके अलावा ये लाइन जो मैंने लिखी है ये लाइन के msg डॉट सेंडर इज इक्वल टू ओनर। आपने जब जिस भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आपने ये फंक्शनैलिटी ऐड करनी है कि सिर्फ ओनर ही उस फंक्शन को रन कर सके, तो आप ये लाइन वहाँ पर लगा सकते हैं। नहीं तो इसके अलावा एक और भी मेथड है जो कि मॉडिफायर का है, वो मैं अपने पहले वीडियोस में बता चुकी हूँ। मॉडिफायर भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसमें मैंने डबल इक्वल का साइन लगाना है इसलिए एरर दे रहा था। अब हम एक और फंक्शन बनाएंगे और उसका नाम हम रखेंगे रैंडम। इस फंक्शन का बनाने का मकसद ये है कि हमने अपने पार्टिसिपेंट को किस तरह रैंडम बेसिस पर सिलेक्ट करना है, उसके लिए हमें ये फंक्शन बनाने की ज़रूरत होगी। इसको हम पब्लिक कर देते हैं। व्यू रिटर्न्स ये करवाएगा यूनिट। हमें यहाँ पर जो रिटर्न्स है वो यूनिट में चाहिए, इसलिए मैंने इसमें यूनिट लिखा है। उसके अलावा एक और फंक्शनैलिटी हमें इसमें ऐड करनी होगी जो कि हैशिंग एल्गोरिथम की है, कीकैक 256। कीकैक 256 का आपने नाम सुना होगा क्योंकि हम इथीरियम की ब्लॉकचेन पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, इसलिए हमें कीकैक 256 यूज़ करना होगा। बिटकॉइन के लिए SHA-256 यूज़ होता है। जितने भी हैशिंग एल्गोरिथम
बिटकॉइन में बनते हैं वो SHA-256 पे बनते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी किसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कोई एड्रेस होता है या किसी वॉलेट का एड्रेस होता है तो वो एक बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं, पता नहीं, आई थिंक 64 कैरेक्टर होते हैं उसमें। तो वो किस तरह रेंडमली जनरेट होते हैं और एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। आप जितनी मर्जी दफ़ा वो स्ट्रिंग आप जनरेट कर लें तो उसमें आपको हमेशा डिफरेंट ही कैरेक्टर मिलेंगे। तो वो इस एल्गोरिथम फंक्शन की वजह से होता है। इथीरियम में कीकैक यूज़ होता है और बिटकॉइन में SHA-256। ये लाइन मैं कंप्लीट करूँ फिर मैं बताती हूँ कि इसका मकसद क्या है। ये जो मैंने अपने हैशिंग एल्गोरिथम को 3 आर्गुमेंट दिए हैं जिसमें पार्टिसिपेंट डॉट लेंथ है। पार्टिसिपेंट डॉट लेंथ का आपको फंक्शन पता होगा कि ये हमारी एरे का नाम है, और डॉट लेंथ जब भी एरे को इंडेक्स देना होता है तो हम डॉट लेंथ यूज़ करते हैं। और टाइम स्पेंड और टाइम स्टैम्प का मतलब ये है कि कोई भी जब कोई ब्लॉक माइन होता है या कोई भी ट्रांजैक्शन जनरेट होती है तो ऑटोमेटिकली टाइम उसके साथ रिकॉर्ड हो जाता है। उसके लिए ब्लॉकचेन में जब भी हमने किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए टाइम को रिकॉर्ड करना होता है तो हम टाइम स्टैम्प को यूज़ करते हैं। और ब्लॉक डिफ़िकल्टी का मतलब ये है कि ब्लॉक माइन करते हुए क्या डिफ़िकल्टी फेस करनी होती है। ये एक टेक्निकल टर्म है, यानी कि गिवन स्टैंडर्ड के मुताबिक जब भी कोई हैश फाइंड करना होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर यूज़ होती है। और इसको स्टैंडर्ड को मेंटेन करने का मतलब ही यही होता है कि नेटवर्क को बहुत ज़्यादा सिक्योर बनाना ज़रूरी है ताकि अटैकर से बच सके। तो ये थोड़ी सी टेक्निकल टर्म है, ये आपको समझ नहीं आएगी जब हम बिटकॉइन की कोडिंग करेंगे, बिटकॉइन ब्लॉकचेन की कोडिंग करेंगे तो उसमें इसका डिटेल में आपको बताया जाएगा। फिलहाल आपको इसी तरह ही समझना होगा। ABI एनकोड पैक्ड का मतलब ये है कि ये डाटा को स्ट्रिंग की फॉर्म में रिटर्न करवा देता है। इट रिटर्न्स पैक्ड डाटा इंक्लूड डाटा एज बाइट। तो आप जब भी इनकोड पैक्ड को जब 3 आर्गुमेंट देंगे तो इन तीनों आर्गुमेंट को ये एक पैक्ड डाटा की फॉर्म में रिटर्न करवा देता है। तो यही इसका काम है इनकोड पैक्ड का। और कीकैक का काम ये है कि ये हैश की फॉर्म बना देता है डाटा को। तो इसलिए हमने सारी फंक्शनैलिटी कीकैक 256 में ऐड की है। अभी आपको ये शायद मुश्किल लग रहा होगा लेकिन आपको फ़िलहाल इतना ही याद रखना है। इन चीज़ों का यूज़ ब्लॉकचेन कोडिंग में होता है जो हम इसी चैनल पर बहुत जल्दी करेंगे। और हमसे रिटर्न करवा लेते हैं यूइंट। रिटर्न लिखना है और यूइंट और लास्ट में इसके सेमीकोलन लगा देना है। ये हमें एरर क्यों दे रहा है? एरर इसमें टाइम स्टैम्प की है क्योंकि हमने इसके साथ ब्लॉक नहीं लिखा। ब्लॉक डॉट टाइम स्टैम्प। चलें जी, एरर भी चला गया है। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, आपको उस मिस्टेक्स को रीड करना आना चाहिए। जब भी आपको यहाँ पर मिस्टेक का एक पॉपअप शो हो तो आप उसे ज़रूर रीड करें और पढ़ने की कोशिश करें। जो मिस्टेक आपको समझ नहीं आती, जो एरर आपको समझ नहीं आता, आप उसे पेस्ट करके गूगल पर लिख लें या स्टैक फ्लो पर उसको डाल दें। आपको बहुत सारे उसके आंसर मिल जाएंगे, बहुत सारे सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। इसके बाद हम एक और फंक्शन बना लेते हैं। ये हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट फंक्शन होगा जो कि विनर को सिलेक्ट करेगा। फंक्शन का नाम रख लेते हैं, इसका नाम हम रख लेते हैं चूज़ विनर। इसको पब्लिक कर देते हैं और इसमें हमने सबसे पहले वही रिक्वायर की अपनी कंडीशन डाल देनी है कि इसको सिर्फ ओनर ही रन करें। इसे यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। सबसे पहली हमारी वैलिडेशन ये आ गई इसमें, और दूसरी हमने जो रिक्वायर की इसमें वैलिडेशन डालनी है वो ये होगी कि ये फंक्शन सिर्फ तभी रन करेगा जब पार्टिसिपेंट डॉट लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसका मतलब ये कि एटलीस्ट 3 पार्टिसिपेंट होने चाहिए तभी ये फंक्शन कॉल किया जाए, वरना ये फंक्शन कॉल ही ना हो। तो एटलीस्ट किसी भी लकी ड्रॉ को चलाने के लिए पार्टिसिपेंट की ज़रूरत होती है। अब ऐसा ना हो कि सिर्फ एक ही पार्टिसिपेंट है और उसी के साथ हमने लकी ड्रॉ चला दिया, तो ये तो कोई फेयर लकी ड्रॉ हुआ ही नहीं। तो हम इसमें एक वेरिएबल बना लेंगे। उस वेरिएबल का नाम हम लेट सपोज r रख लेते हैं और इस वेरिएबल r को हम अपने रैंडम फंक्शन की वैल्यू असाइन कर रहे हैं जो कि हमने यहाँ बनाया था। यानी कि इस रैंडम फंक्शन के कॉल होने से जो भी हैशिंग एल्गोरिथम आएगा वो r में जाके स्टोर हो जाए। अब हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं जिसकी डाटा टाइप एड्रेस है और पेएबल है। ये बेसिकली ये पेएबल हम बना रहे हैं विनर के लिए क्योंकि हमने विनर को सारी की सारी अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है। तो जो भी विनर होगा उसको सारी की सारी अमाउंट चली जाए। उसके बाद मैं एक और लाइन लिखती हूँ जो कि लिखने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि ये क्यों लिखी है।
अब आपको बताया कि हमने यहाँ पर जो रैंडम का फंक्शन बनाया था उससे जो हमें वैल्यू रिटर्न हो रही है वो एक हैशिंग एल्गोरिथम में हो रही है, और ये जो एल्गोरिथम में वैल्यू होती है वो बहुत बड़ी होती है। आई थिंक 64 कैरेक्टर उसमें होते हैं, तो हमें वो एक इंडेक्स की फॉर्म में चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया कि हमने जो वेरिएबल बनाया था यहाँ रैंडम थे। सबसे पहले जो हमारे पास हैशिंग एल्गोरिथम से जो वैल्यू आई उसे हमने आर में स्टोर कर दिया, और फिर जो हमारे पास आर है उसको हमने परसेंटेज पार्टिसिपेंट डॉट लेंथ कर दिया। यहाँ पर परसेंटेज का मतलब ये है, ये रिमाइंडर, जो लोगों का आईटी का बैकग्राउंड है वो ये चीज़ जानते होंगे कि जब भी ये परसेंटेज का यहाँ पर साइन यूज़ किया जाता है तो उसका मतलब क्या होता है। उसका मतलब ये होता है कि लेट सपोज आप 5 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसमें रिमाइंडर क्या होगा, उसमें रिमाइंडर 1 होगा। इसी तरह जब आप 9 को 6 से डिवाइड करते हैं तो उसमें रिमाइंडर 3 होता है, यानी कि जो भी नंबर जिससे आप डिवाइड कर रहे होते हैं रिमाइंडर हमेशा उससे लेस आता है। तो हमारे पास यहाँ पे जो आर में वैल्यू है वो हैशिंग एल्गोरिथम में है, जो कि बहुत एक लंबा सा है, बड़ा सा है, और पार्टिसिपेंट डॉट लेंथ जो हमारे पास वैल्यू है वो आपको पता है कि इंडेक्स की फॉर्म में होगी, यानी कि वो 1 होगी, 2 या 3 4 इस तरह से हमारे पास होगी, क्योंकि हमारी एरे में जाकर इंडेक्सिंग होती है 0 से, फिर 1 और फिर 2। और हमें जब भी अपने पार्टिसिपेंट की इंडेक्सिंग करनी होगी तो हम पार्टिसिपेंट डॉट लेंथ का यूज़ करेंगे। और जब भी हम अपनी आर की वैल्यू को पार्टिसिपेंट के इंडेक्स से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर होगा वो इससे कम होगा, इससे भी छोटा आएगा रिमाइंडर। और उसको हम किस में स्टोर करवा रहे हैं, हम उसे इंडेक्स के वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे। तो इस वजह से हमने ये लाइन लिखी है। अब हम नेक्स्ट लाइन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट लाइन में आपको बताती हूँ कि क्या है कि हमारा जो भी विनर है इज इक्वल टू पार्टिसिपेंट, कि हमारे पार्टिसिपेंट की एरे में जो इंडेक्स है उसके इक्वल क्या हो जाए, विनर, और फिर इस तरह हमारा विनर सिलेक्ट हो जाए। सर मैंने आपको बताया कि पार्टिसिपेंट डॉट लेंथ ये क्या होता है कि ये एरे का एक इंडेक्स होता है कि जिस जिस तरह पार्टिसिपेंट आते जाएंगे वो एरे में स्टोर होते जाएंगे। पहला पार्टिसिपेंट आएगा वो 0 पर स्टोर होगा, दूसरा पार्टिसिपेंट 1 पे, तीसरा पार्टिसिपेंट 2 पे। इसी तरह जब हम वो जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उनको जब हम आर के साथ उसका रिमाइंडर निकालेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो पार्टिसिपेंट डॉट लेंथ से कम ही होगी। रिमाइंडर हमेशा मैंने अभी आपको बताया कि जिससे डिवाइड किया जाता है तो वो उससे लेस ही होता है, तो फिर उसको हम इंडेक्स में स्टोर करवा दिया। और जो ये इंडेक्स है ये पार्टिसिपेंट का ही है, तो तो हमने पार्टिसिपेंट को विनर के इक्वल कर दिया। बेसिकली ये काम था कि हमारा जो एक बड़ा सा हमें रैंडमली हैशिंग एल्गोरिथम जो हम जनरेट कर रहे थे उसे थोड़ा सा हमने एक सिस्टमेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। और उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट लाइन होगी वो ये होगी कि हमारे पास जब विनर, इस सारी फंक्शनैलिटी के बाद जब विनर सिलेक्ट हो तो उसके पास ऑटोमेटिकली बैलेंस ट्रांसफ़र हो जाए। लिख लेते हैं विनर डॉट ट्रांसफ़र। और गेट बैलेंस का आपको पता है कि हमने एक फंक्शन बनाया था अभी ऊपर, जिसके ज़रिए हम अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का टोटल बैलेंस देख रहे थे। तो हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जितना भी बैलेंस है वो सारा का सारा किसको ट्रांसफ़र हो जाए, विनर को। और डॉट ट्रांसफ़र का कीवर्ड आपको पता है कि ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है, पेबल का कीवर्ड होता है रिसीव करने के। हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रेडी है। इसको अगर आप यहाँ से भी डिप्लॉय करना चाहें तो बहुत इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को रिमिक्स पर ही डिप्लॉय और टेस्ट करते हैं। तो VM लंदन ये इन्वायरमेंट हमने सिलेक्ट किया हुआ है, और जो हमारा पहला एड्रेस है इसको हम ओनर बना लेते हैं क्योंकि कंस्ट्रक्टर में अपने ओनर डिफाइन किया हुआ है। तो अब डिप्लॉय कर देते हैं। डिप्लॉय किया, जिस अकाउंट से डिप्लॉय किया जाएगा वही ओनर बन जाएगा, और ओनर देख लेते हैं तो हमारे पास यही एड्रेस आ रहा है जिसे हमने डिप्लॉय किया। अब हम पार्टिसिपेंट से डिपॉजिट करवाते हैं। लेट्स सपोज दूसरा जो अकाउंट है वो पार्टिसिपेंट है और ये ईथर, लेट्स सपोज 1 ईथर डिपॉजिट कर रहा है। ट्रांजैक्ट करेंगे, ट्रांजैक्शन हो गई। एक और पार्टिसिपेंट से डिपॉजिट करवाते हैं, ये भी 1 ईथर डिपॉजिट करेगा। ये ट्रांजैक्शन हो गई। मिनिमम हमें 3 पार्टिसिपेंट्स चाहिए तो हम यहाँ पर तीसरे एड्रेस से भी 1 ईथर डिपॉजिट करवा लेते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। ये हमने डिपॉजिट करवा लिया। तो अब अगर हमें गेट बैलेंस के फंक्शन से ये देखना है कि हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कितना बैलेंस पड़ा है तो हमें अपने ओनर वाले एड्रेस पर पहले आना होगा। ओनर का एड्रेस है 1 एड्रेस, उस पर हम आए और फिर गेट बैलेंस का फंक्शन चलाया
तो ये देखिए हमारे पास 3 ईथर हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद हैं। अब ये रैंडम का फंक्शन क्या कर रहा है, देखिए जनरेट कर रहे हैं एक रैंडम नंबर्स को जनरेट करके हमें दिखा रहा है, क्योंकि हमने इसमें यूनिट रखा था इस फंक्शन में, रिटर्न में हमने यूनिट लिखा था, इसलिए हमें ये रैंडम पॉजिटिव नंबर दिखा रहा है। और इन सब में मौजूद है ब्लॉक डिफ़िकल्टी का हैश और टाइम स्टैम्प और पार्टिसिपेंट की लेंथ। वैसे में इसे पब्लिक करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने कर दिया है। और ये जो मैंने यहाँ पर एक की कैक 256 की लाइन एक ऐड की थी, क्योंकि ये टेस्टिंग का प्रोजेक्ट है इसलिए ऐड की थी, लेकिन एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में और बहुत सारी चीज़ों पर वर्क किया जाता है, तो इसे आप एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में यूज़ ना कीजिएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारी एरे में 0 नंबर पे कौन सा पार्टिसिपेंट मौजूद है। 0 पर जो पार्टिसिपेंट है वो ये है, 1 पर पार्टिसिपेंट ये एड्रेस है। आप यहाँ से इन एड्रेस को वेरीफाई भी कर सकते हैं। 2 पर 2 नंबर पे देख लेते हैं पार्टिसिपेंट ये मौजूद है, और ये तीनों एड्रेस हमने कहाँ से लिए हैं, यहाँ से। इनको आप मैच करके वेरीफाई कर लें। अब उसके बाद हम चला लेते हैं चूज़ विनर का फंक्शन। जैसे ही हम ये फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमारा एक रेंडमली एक विनर सिलेक्ट हो जाएगा और सारा बैलेंस उस विनर के पास चला जाएगा। ये हमने सिलेक्ट किया तो ये फंक्शन हमारा सक्सेसफुली रन हुआ। और अब हम देखेंगे कि हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कितना बैलेंस है। ये देखेंगे तो हमारे पास स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बैलेंस 0 हो गया है। क्यों 0 हो गया है? क्योंकि जो विनर इस फंक्शन ने सिलेक्ट किया है उसके पास सारा बैलेंस चला गया है। तो अब हमने देखना है कि हमारे पास विनर कौन सा है, तो हम यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं। ये देखिए जिसके पास बैलेंस ज़्यादा हो गया 101, इसके बाद 3 ईथर्स आ गए हैं और ये विनर है। उम्मीद है आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की समझ आ गई होगी। इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।